हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या शर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। लास्ट वीडियो में मैंने सॉल्यूशन का बेसिक पार्ट करवा दिया था एंड हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कर दी थी विद न्यूमेरिकल्स। आपने देखा होगा मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स करी थी मैंने आपको उसके साथ एक न्यूमेरिकल करवाया था ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। सेम चीज़ आज हम करेंगे। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेम हमने पैटर्न फॉलो करना है, हमने टॉपिक समझना है एंड टॉपिक के बाद हमने एक न्यूमेरिकल ज़रूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है कंसेप्ट। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आपको इस चैप्टर की जो पीपीटी होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा, आप उससे जाकर सिंपली सर्च कर सकते हो केमिस्ट्री बाय अनन्या एंड जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। आपको पूरी पीडीएफ, पूरी पीपीटी इस चैप्टर की वहाँ पर मिल जाएगी। देखो, अब जैसे हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में, सबसे पहले हम पढ़ के आ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसे करेगा? देखो बच्चों, अगर हमारे पास सपोज करो वाटर है, वाटर हमारे पास किस टाइप का सॉल्यूट या सॉल्वेंट होता है? वाटर को अगर हम एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट हुआ। ये हमारे पास कैसे सॉल्वेंट हुआ? दिस इज द पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब पोलर सॉल्वेंट में आपको जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाना है, जो सॉल्यूट आप डिसॉल्व करवा रहे हो वो भी कैसे नेचर का होना चाहिए? पोलर नेचर का होना चाहिए, मतलब सेम नेचर होना चाहिए उसका। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी क्या होता है? पानी इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो पोलर सॉल्यूट की तरह काम करते हैं। सो जो सॉल्ट्स होंगे वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इन द सिमिलर वे, अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में एक नॉन पोलर सॉल्यूट ही वहां पर डिसॉल्व हो सकता है। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इट्स लाइक, आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका खुद का नेचर जैसा होता है ना, आपको साथ वाला भी उसी नेचर का पसंद आता है, सेम नेचर का पसंद आता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के केस में भी सेम चीज़ होती है कि सेम नेचर, मतलब जो आपका नेचर सॉल्यूट का है वही सेम नेचर सॉल्वेंट का होता है, तभी वो आपस में सॉल्यूबल होते हैं। सो टू सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर नेचर आर सॉल्यूबल इन ईच अदर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताती हूँ। देखो, हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो बच्चे, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमें पता है कि हमें हीट देनी पड़ती है, यहाँ पर हीट देनी पड़ती है, मतलब हमें ये गिवन होती है, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, राइट। तो अब आपके पास दो सिनेरियोज बनते हैं टेम्परेचर में, कि या तो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है या फिर आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो, एंडोथर्मिक में तो उसको हीट चाहिए, हीट अगर आप दोगे तो जो भी आपके पास वहां पर A+B सब्सटेंस होगा तो उसकी जो डिसॉल्यूशन होगी, जो वो डिसॉल्व होगा, वो फास्ट डिसॉल्व हो जाएगा। उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वहां पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर देना पड़ रहा है। एंडोथर्मिक में गिवन होता है, बट एक्सोथर्मिक में अगर हम देखें उसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, मतलब A+B अगर कुछ है, अगर वो C बना रहा है तो वहां पर हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है। अगर आप यहाँ पर रिएक्टेंट में हीट दे दोगे तो वो तो किसी काम की नहीं है ना, तो वहां पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि इफ द डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द रीशेटलियर प्रिंसिपल। बट अगर डिसॉल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, वहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इस चीज को ध्यान में रखना, दोनों प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता क्या है सॉलिड्स का एंड लिक्विड्स। फिर थर्ड पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम मतलब सोचे, इमेजिन करो कि हम चीनी घोल रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं प्रेशर डालूंगी तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो इजीली वैसे भी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं और जो हमारे पास सॉलिड की सॉल्युबिलिटी हार्डली इफेक्ट होती है प्रेशर की वजह से, उसका रीजन क्या होता है? दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल।
सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो उसके ऊपर प्रेशर का क्यों कोई इफेक्ट पड़ेगा? सो एज सच प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में इन लिक्विड्स, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये 3 पॉइंट्स थे, 3 फैक्टर्स थे जो आपको पूछे जा सकते हैं। देखो कभी भी ये वाला टॉपिक छोड़कर नहीं जाना, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये आपको असर्शन रीजन में आ सकता है, ठीक है। असर्शन रीजनिंग में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में पूछ दिया, ठीक है। सो हर एक टॉपिक की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। इट्स नॉट लाइक ये इजी टॉपिक है तो इसमें से आएगा नहीं। आप इजी टॉपिक्स छोड़ जाते हो और वहीं से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ के करके जाना है। यहाँ पर हम एक एक टॉपिक कर रहे हैं, आपने अच्छे से समझना है हर एक टॉपिक, और आपने ज़रूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप जैसे कि लेक्चर देखते हो ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने एक ही पैटर्न फॉलो करना है। आपने लेक्चर देखना है, आपने नोट्स पढ़ना है, उसके बाद आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, एंड उसके बाद आपने क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका वो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से वहीं कवर हो जाता है। ऐसे फिर आपको बस उसको एक रिवीजन देनी पड़ती है, क्योंकि टॉपिक की क्लियरिटी हो गई, फिर दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है एज सच, ठीक है। सो ये हमारे पास था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब इसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। देखो अब गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी इन लिक्विड, अगर हम देखें बेसिकली सॉल्युबिलिटी होती क्या है? सॉल्युबिलिटी मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। वो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दी हुई है सॉल्युबिलिटी की, आप पढ़ सकते हो। अब गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड कैसे इफेक्ट होगी? देखो सेम वही चीज़, या तो नेचर पे डिपेंड करेगा, या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, या प्रेशर पे डिपेंड करेगा। 3 ही फैक्टर्स होते हैं। सो द गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर एज वेल एज नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर तो वही रहेगा कि अगर आपके पास पोलर सॉल्यूट है तो वो किस में डिजॉल्व होगा? वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, वो तो सेम रहेगा। पर टेम्परेचर और प्रेशर कैसे गैसेस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं इन लिक्विड्स, वो हमने पढ़ना है। ये चीज़ ध्यान में रखना, सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड डिफरेंट चीज़ होती है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, सेम नहीं है वो, ठीक है। अब जैसे हमारे पास प्रेशर आता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाती हूँ। मेरे पास ये 2 बीकर्स है यहाँ पर, एक ये बीकर है और एक ये बीकर है। इसको नाम दे देते हैं, दिस इज बीकर ए एंड दिस इज बीकर बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास नीचे सॉल्वेंट है विच इज वाटर दे दो, एंड यहाँ पर ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसको ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर है विच इज P1, राइट। बी में मैं क्या कर रही हूँ, बी में मेरे पास सेम यहाँ पर क्या है, वाटर, और यहाँ पर ये सॉल्यूट विच मीन्स हमारे पास गैस। अब मैं यहाँ पर वेट रख रही हूँ W1, वेट W2, मतलब इसका क्या हुआ कि मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। हमने क्या कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो प्रेशर अप्लाई करने से ये जो वेसल है ये थोड़ा नीचे को मूव करेगी, और जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो जो गैसेस हैं, गैसेस को बेसिकली आप कंप्रेस कर रहे हो, तो गैसेस फटाफट से यहाँ जाना शुरू हो जाएंगे पानी के अंदर, क्योंकि गैसेस तो फैली होती है ना, बट जब आप उन पर प्रेशर डाल रहे हो, जब आप उनको कंप्रेस कर रहे हो, तो वो पानी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, जो मतलब पानी में मिक्स हो रहा है, वो सॉल्युबल हो रहा है, वो क्या हो रही है यहाँ पर, इंक्रीज। मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से, प्रेशर डालने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस तरीके से इसको याद रखना है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम सोडा पीते हैं, लाइक कोका कोला वगैरह पीते हैं, आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के CO2 को कंप्रेस किया जाता है, और ठंडी ठंडी जब हम पीते हैं तो हमें उसका टेस्ट जो होता है वो कितना इन्हांस होके आता है। सो बेसिकली जो गैसेस होती है उनको कंप्रेस किया जाता है इन सॉल्वेंट, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और उसकी वजह से उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी ये पैराग्राफ देखो आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, वर्डिंग्स नहीं मैटर करती। आपको बहुत ऐसे लिखने वाला पेपर नहीं आता कभी भी। एंड अगर आप नीट एंड जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ज़्यादा रट्टा नहीं मारना, ये बायो नहीं है। बायो में लर्न करना होता है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस लर्न करने वाली होती है, ऑर्गेनिक वाला पार्ट हमारा लर्निंग का होता है, बट ये सारी चीज़ें हमारी समझने वाली होती है। सो ये हमें समझ आ गया, राइट। तो अब आगे देखो हमारे पास आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ने क्या कहा था बच्चों कि इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। नाउ व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? आपको नॉर्मल प्रेशर तो पता है, पर पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सपोज करो हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में नाइट्रोजन गैस भी है, इस बीकर में ऑक्सीजन गैस भी है, इस बीकर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो हर एक गैस जब वॉल पे टकराती है तो उसका अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है। अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर टोटल प्रेशर की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही 3 गैसेस बोली मैंने। बट अगर मैं एक स्पेसिफिक गैस का प्रेशर पूछ रही हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑक्सीजन गैस का प्रेशर पूछ रही हूँ विच इज PO2, तो इसका जो स्पेसिफिक प्रेशर होगा, इसका जो स्पेसिफिक प्रेशर होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होगा। मतलब एक गैस का एक स्पेसिफिक प्रेशर क्या है? दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। सो हेनरी ने यही लॉ दिया कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in solution. Now what is mole fraction? हमने करा था ना x, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोल फ्रैक्शन करवाई थी विच इज x। x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा, विच इज n1/n1 + n2, अगर आप ये x1 के लिए निकाल रहे हो। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन है विच इज x वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाती हूँ, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू k इंटू पी। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, p इज इक्वल्स टू 1/k इंटू x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 1/k देखूँ तो 1/k किसके इक्वल है? kh के इक्वल है। एंड व्हाट इज kh? kh इज हेनरीज कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? p इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ये फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू P/KH, विच मीन्स यहाँ पर जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि यहाँ पर हमारा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, विच मीन्स अगर हमारी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो हमारे पास जो हेनरीज कांस्टेंट होगा वो कम होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास KH की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी। मतलब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना। तो यहाँ पर जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा KH के। सो हेनरीज लॉ अगर ज़्यादा होगा, अगर हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा है तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, एक ये फॉर्मूला, एक ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। लॉ तो आपको याद हो ही जाता है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, इट मीन्स इफ डिक्रीजेस in the value of Henry's law constant, the value of mole fraction of gas and liquid will increase. अगर यहाँ पर Henry's law constant की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड लिक्विड है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। x यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। Now mole fraction of gas and liquid is taken as solubility. Therefore, Henry's law constant decreases, the solubility of solute in solution increases. ये बेसिक पार्ट आपने यहाँ पर याद रखना है, इसको नहीं भूलना, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या होता है?
अगर यहाँ पर देखें, वी नो डैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। इसका रीजन क्या है? एक चीज ध्यान में रखनी है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच। टेम्परेचर हेनरीज लॉ कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये के एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें पता है के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के सॉल्युबिलिटी के, तो टेम्परेचर भी तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के, राइट। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने से, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसको भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हमने स्टार्टिंग में अपना सोडा का एग्जांपल दिया था, याद करो, मैंने आपको सोडा का एग्जांपल दिया था। सोडा में मैंने बोला था कि अगर टेम्परेचर, आप एक चीज़ मतलब इमेजिन करो, जब आप ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसका जो टेस्ट होता है वो कितना अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो ज़्यादा है। टेम्परेचर कम होता है जब हमारी कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा, मतलब गैसेस अच्छे से सॉल्युबल है और हमें उसका जो टेस्ट है वो बहुत इन्हांस होके आता है, राइट। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मतलब हम कोल्ड ड्रिंक को, बाहर रखी हुई कोल्ड ड्रिंक को पिए, तो हमें वो सेम टेस्ट नहीं आता। आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि सबने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी हुई है, राइट। तो से वही होता है कि वहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब गर्म होती है कोल्ड ड्रिंक, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर यही वाला कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हमारे के एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेनरीज कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, pressure is constant as the value of Henry's constant will increases, the solubility of gas and liquid decreases. So it can also be expressed as, वो मैंने आपको पूरा expressions यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। मैंने आपको पहले भी बोला कि वर्डिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है वो आप अपने आप भी लिख सकते हो। लाइक अगर आप 12th के बोर्ड एग्जाम भी देने बैठ रहे हो तो आपको अगर ये चीज़ें क्लियर है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो आप वहाँ पर अपने आप लिख के आ सकते हो, है ना। इंग्लिश तो इतनी आती है हम लोगों को, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, दैट्स इट, और वो आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब आती है इसकी एप्लीकेशंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशंस यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर एप्लीकेशंस में क्या आता है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड विद अंडर हाई प्रेशर। ये मैं पॉइंट आपको 2 बार समझा चुकी हूँ कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर उसको सील पैक किया जाता है हाई प्रेशर देके। जब हमने पहला इसका पॉइंट पढ़ा था, फैक्टर पढ़ा था विच इज प्रेशर, मैंने आपको बताया था कि गैसेस को कंप्रेस कर दिया जाता है प्रेशर डाल के, ठीक है। सो अंडर हाई प्रेशर उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर दी जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट हम कर चुके हैं। सेकंड है स्कूबा डाइवर्स वाला। स्कूबा डाइवर्स वाले केस में क्या होता है बच्चों, पहले क्या होता था कि नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती थी वो ज़्यादा होती थी सिलेंडर में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते थे, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती थी। अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पे देखें अभी, वहाँ पर नाइट्रोजन हमारी बॉडी में सॉल्यूबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बट जैसे ही बंदा नीचे जाएगा, डाइव करेगा, ठीक है, सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है। नाइट्रोजन गैस हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही डाइवर सरफेस पे आएगा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी नाइट्रोजन गैस। तो जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है हमारी बॉडी से, वहाँ पर हमारी नर्व्स बर्स्ट हो सकती हैं, ठीक है। हमारी जो इनको अनकॉन्शियस हो सकता है बंदा, उस कंडीशन को यहाँ पर बोला जाता है बेंड्स। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, MCQ में पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंडीशन होती है स्कूबा डाइवर्स को, तो बेंड्स वाली कंडीशन वो फेस करता है, ठीक है। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नाइट्रोजन के इफेक्ट को कम करने के लिए वहाँ पर हीलियम गैस डालनी शुरू करी, बिकॉज हीलियम इज नॉट सॉल्यूबल इन आर ब्लड, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस कंडीशन हम उसके साथ क्या कर देते थे, हीलियम गैस डाल देते थे, एंड फिर ये कंडीशन देखना, मतलब ये कंडीशन खत्म हो गई उसके बाद। थर्ड पॉइंट है एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं घूमने, वहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, मतलब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन एयर कम होती है हाई एल्टीट्यूड्स पे, ठीक है।
तो हमारी ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से कंडीशन कॉज होती है विच इज़ एनॉक्सिया। वहाँ पर भी सेम अनकॉन्शियस हो जाता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन हमने कवर कर दी। अब आई गेस इसका हमें न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of this KH for OK। हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें किस तरीके से न्यूमेरिकल करना है, कि हम गिवन पार्ट को लिख देंगे कि हमें क्या क्या यहाँ पर गिवन है। अगर हम देखें यहाँ पर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है, सो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है मेरे पास 0.987, ठीक है। एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है विच इज KH की वैल्यू भी गिवन है विच इज 76.48 बार, ठीक। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। यहाँ पर हमें प्रेशर, पार्शियल प्रेशर भी गिवन है, KH की वैल्यू भी गिवन है, हमें x निकालना है पहले तो x मेरे पास कैसे आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास P अपॉन KH। तो ये कितना हो जाएगा 0.987 अपॉन 76.48। इसको सॉल्व करके हमारे पास आना चाहिए 1.29 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, x निकाल दिया फॉर N2। अब बहुत ध्यान से देखना है, गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब मेरे पास यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट का मैं निकालूं तो वाटर का मेरे पास क्या आना चाहिए, देखो अगर मैं n निकालूं, n फॉर वाटर निकालती हूँ तो वो क्या होता है, गिवन मास विच इज़ 1 लीटर विच मीन्स 1000 अपॉन हमारे पास H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। तो इसको डिवाइड करके मेरे पास आएगा 55.5, दिस विल बी 55.5, ये आ गया। यहाँ पर मेरे पास बेसिकली N2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, x N2 इज इक्वल्स टू n तो मुझे नहीं पता, N1 अपॉन N1 प्लस N2, यही होता है हमारे पास। N1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, N1 ऐसे ही लिख देंगे अपॉन N1 प्लस N2 मेरे पास कितना आया है 55.5, और x N2 भी मैंने निकाला है, वो कितना निकाला है 1.29 इंटू 10 की पावर -5, ये आया था मेरे पास x की वैल्यू। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर वाला N1 है, ठीक है, डिनोमिनेटर वाले यहाँ पर डिनोमिनेटर N1 को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि इसकी वैल्यू बहुत कम है N2 से, विच इज 55.5 से बहुत कम वैल्यू है, सो दिस N1 विल बी निग्लेक्टेड। तो यहाँ से N1 ईजिली निकाल सकते हैं, ऊपर वाला N1 बहुत ईजिली निकाल सकता है कि यहाँ पर सिर्फ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू हमारा 55.5, तो इसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए मेरे पास 0.716 मिली मोल्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2, तो मिली मोल्स में हमने निकाल दिया, N1 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0.716 मिली मोल्स। इस तरीके से आप अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वेरी इजी। इसी तरीके के आपको हेनरीज लॉ पे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे मोस्टली। सो प्लीज़ बिल्कुल गलत करके नहीं आने, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दैट्स इट। अगर आपको इतना पता है आप इजीली वहाँ पर अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर। नेक्स्ट हमने करना है रॉड्स लॉ। देखो रॉड्स लॉ में जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी को, ठीक है, कौन से फैक्टर्स यहाँ पर इफेक्ट करेंगे। सो नंबर 1 फैक्टर जो मेरे पास है वो है टेम्परेचर। बच्चों देखो यहाँ पर हम वॉलेटाइल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉलेटाइल लिक्विड्स में जो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, तुम्हें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो वेपर प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज होगा कहीं ना कहीं। कि जैसे कि सपोज करो एक बीकर है, इसमें ए कंपाउंड है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसके कुछ गैस में भी प्रेजेंट होंगे, तो इस गैस वाले मॉलिक्यूल्स का
कोई ना कोई प्रेशर होगा कंटेनर पे, दैट प्रेशर इज वेपर प्रेशर। तो अगर मैं इसको हीट देती हूँ, मैंने अगर इसको हीट दी तो गैस के पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करना शुरू कर देंगे, तेज तेज वहां पर प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वहां पर वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन में। ठीक, बी पॉइंट मेरे पास है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, देखो अगर हमारे पास सपोज करो यहाँ पर भी सॉल्यूट ए है, ठीक है, सॉल्यूट ए के पार्टिकल्स के बीच में ये देखो, यहाँ पर ये दो पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर ये दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बट सेकेंड वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास कम है। तो अगर सॉल्यूट ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो उसके जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर ईजिली वो मूव कर पाएगा और उसका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट लेस है मतलब वो ईजिली अपना वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो ईजिली अगर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कम बॉइलिंग पॉइंट होने से, तो वहाँ पर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। एक और पॉइंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज़ प्योर फॉर्म में है, यहाँ पर सपोज कर दो हमारे पास 2 बीकर्स हैं, ये 2 बीकर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास प्योर सॉल्यूट है और इस बीकर में मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है एंड दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल है, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में भी है और कुछ यहाँ पर गैस फॉर्म में भी होंगे। इन द सिमिलर वे यहाँ पर कुछ लिक्विड फॉर्म में है और कुछ आपको गैशियस फॉर्म में दिखेंगे। तो ये जो गैस फॉर्म वाले हैं ये कोई प्रेशर डालेंगे, ठीक है, उस प्रेशर को बोल देते हैं PA0। और यहाँ पर जो बी की वजह से, बी मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा PB0, ठीक। अगर मैं इन दोनों सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट को एक सॉल्यूशन बना दूँ, इसमें मिक्स कर दूँ, ये देखो यहाँ पर अब A कंपोनेंट के भी पार्टिकल्स हैं, ये डार्क वाले सपोज कर दो B के हैं, ठीक है, ये B के हो गए। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा PA का प्लस PB का। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो किसका होगा, PA प्लस PB का। तो जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है, मतलब PA0 का जो प्रेशर है वो एज कंपेयर टू PA से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अपने प्योर फॉर्म में है। यहाँ पर तो अगर हम देखें वेपर प्रेशर A का भी होगा और B का, तो दोनों के वेपर्स बनेंगे। अब उतने तो नहीं बन सकते ना जितने वो प्योर फॉर्म में बना रहा था। तो हमेशा प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन, अगर हम उसके सॉल्यूशन से कंपेयर करें, ठीक। एक ये पॉइंट हो गया। ये 4 पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर हम देखें ये चीज़ कवर हुई। अब इसके बाद ये चीज़ ध्यान में रखनी है, रॉड्स लॉ क्या कहते हैं कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के, ठीक। सो यहाँ पर सेम चीज़ दी जा रही है, बाइनरी सॉल्यूशन दिया जा रहा है, कंटेन्स A मोल्स ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड A और NB मोल्स ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड B, ठीक। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो होगा वो PA प्लस PB का होगा। देखो मैंने जहाँ यहाँ पर आपको दिखाया है, ये मेरे पास प्योर सॉल्यूट का है, ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का है। जब मैं उन दोनों को मिक्स कर देती हूँ तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या रह जाएगा, PA का, A सॉल्यूट का एंड B सॉल्वेंट का, PA प्लस PB। तो अगर यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा तो वो किस तरीके से बनेगा, देखो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ गया, PA प्लस PB के। और हमें पता है PA किसके इक्वल है, अगर हम देखें PA यहाँ पर इक्वल है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसके इक्वल आ रहा है। एंड PB किसके इक्वल आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B इनटू XB। ये 2 एक्सप्रेशंस आए। अब इन दोनों को अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, PT इज इक्वल्स टू PA0
इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। यहाँ पर आपने एक चीज़ सपोज करके चलनी है, वो ये कि हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो समहाउ पी वी नॉट से ज़्यादा है। ये आपने हाइपोथेटिकली सपोज कर दिया। अब आपको एक चीज़ पता है, एक एक्सप्रेशन पता है विच इज़ एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर एक्स बी किसके इक्वल आएगा, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए के इक्वल आएगा। इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, तो यहाँ पर आपका एक और एक्सप्रेशन बनेगा, वो बनेगा पी बी नॉट, अगर हम इन सबका कॉमन कर दें, प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। ये भी हमारा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, एक ये एक्सप्रेशन भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे एक्सप्रेशंस आपने ध्यान में रखने हैं क्योंकि सब के सब आपके न्यूमेरिकल पार्ट में वहाँ पर यूज़ होंगे। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। फिर आता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी, यहाँ पर एक्स मोल्स ऑफ, जैसे मैंने आपको दिखाया है, ऊपर की साइड हम वेपर प्रेशर दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास एक्स मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 है और एक्स मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 है। तो जैसे जैसे हम उस साइड जाएंगे एक्स मोल्स ऑफ बी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रेशर आ रहा है, देखो 0 से जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया, पी बी नॉट हो गया। ठीक, पी बी नॉट हुआ। इन द सिमिलर वे एक्स ए यहाँ पर क्या था, 0। अगर अब उसके मोल्स बढ़ेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ने से मोल्स बढ़ते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स ए के मोल्स 0 से जब बढ़ेंगे तो वो वहाँ पर कैसे चले जाएंगे, 1 पे। सपोज कर दो इस पॉइंट पे थे मेरे पास 0.5, ठीक है, या 0.25, इस तरीके से वहाँ पर वो आगे को बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन द सिमिलर वे मेरे पास यहाँ पर पी बी की वैल्यू भी क्या बढ़ रही है। ये दो एक्सप्रेशंस आ गए। अब आपके पास ये जो टोटल ग्राफ आएगा वो किसके इक्वल आएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। जैसे मैंने यहाँ पर सपोज किया था ना, पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। सिमिलरली मैं एक और एक्सप्रेशन बना सकती हूँ, मतलब ये एक्सप्रेशन मेरा इस चीज़ का था। अगर अब मेरे पास पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट आ गया, ये सपोज कर दो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास एक। ठीक है, तो आपने ये दोनों एक्सप्रेशंस ध्यान में रखने हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें ये पी बी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन लग रहा है। आप लोग दोनों तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ पर पी ए नॉट समहाउ ज़्यादा होता है पी बी नॉट से, और किसी पॉइंट पे पी बी नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है पी ए नॉट से। तो दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखना है, तभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर समझ आएगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। अब अगर हम पढ़े वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, अगर हम सॉलिड्स का पढ़े वेपर प्रेशर एंड लिक्विड्स, एंड यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो सॉलिड है, मतलब आपके पास जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, उसको आप ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट में जो कि वॉलेटाइल नेचर का है, मतलब एक चीज़ नॉन वॉलेटाइल होगी और एक चीज़ वॉलेटाइल नेचर की होगी। ठीक है तो अगर हम देखें सरफेस से जो वेपर प्रेशर, मतलब जो गैस निकलेगी, जो एस्केप होगी, उसी का वेपर प्रेशर होगा, और वेपर प्रेशर उसी चीज़ का होता है जो वॉलेटाइल लिक्विड होगा। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ये बीकर है, इसमें पी ए भी है और पी बी भी है, बट मैंने जैसे तुम्हें बताया यहाँ पर जो प्रेशर ऑफ ए होगा, मतलब जो सॉल्यूट का प्रेशर है वो क्या है मेरे पास, 0 है ना। यहाँ पर सॉल्यूट का प्रेशर मेरे पास क्या है, 0, और यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, पीबी का। ठीक, तो पीबी का प्रेशर किसके इक्वल होगा, पीटी के इक्वल होगा। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ गया, हमारे पास सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया, क्योंकि सॉल्वेंट ही हमारा वॉलेटाइल नेचर का था वहाँ पर। एक चीज़ ये हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊँ
तो वो क्या बनता है P, पहले तो मुझे पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X विच इज मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब अगर यहाँ पर सपोज करो P1 है, P1 ले रही हूँ मैं, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा X1। तो यहाँ पर P1 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, P1 नॉट इंटू X1 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो एक और एक्सप्रेशन बनता है विच इज P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू X1। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मेरे पास अभी स्पेस नहीं है, लेट्स सॉल्व दिस हेयर। जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया, आप पीछे वाला एक्सप्रेशन नोट कर सकते हो, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मेरे पास बना P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू X1। अब यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ईच फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट ईच साइड फ्रॉम 1। यहाँ लिख देती हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट ईच साइड फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बन जाएगा 1 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस X1। हमें पता है 1 माइनस X1 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस X1 इज इक्वल्स टू X2 के इक्वल आएगा। ये एक्सप्रेशन भी हमें पता है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे। अब इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा X2, है ना। तो ये हमारे पास मेन जो फॉर्मूला बनता है वो ये आता है, विच इज X2 इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। इसको मैं डेल्टा P भी दे सकती हूँ, P1 नॉट माइनस P1 को, तो इस तरीके से भी आपको दिख सकता है, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2। ये फॉर्मूलाज आपने ध्यान में रखना है, एक ये हो गया और एक ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, एक और चीज़ आपसे पूछ ली जाती है, कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो कंपोजिशन इन वेपर फेज का भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कंपोजिशन इन वेपर फेज, वो हमारा किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कर दो पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 है, तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा, Y1 इंटू पी के। इन द सिमिलर वे P2 किसके इक्वल हो जाएगा, Y2 इंटू पी के। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन इस तरीके से। अगर अब आपको यहाँ से Y1 या Y2 कैलकुलेट करना है, तो Y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P, और P यहाँ पर क्या है, टोटल प्रेशर। ये हमारे पास क्या है, टोटल प्रेशर, और P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ P1, एंड P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ P2। ये चीज़ ध्यान में रखनी, ये फॉर्मूला भी आपका यूज होगा। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, तो इसी फॉर्मूला पे बेस होगा वो न्यूमेरिकल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा वेपर प्रेशर ऊपर को जा रहा है, एंड इन द सिमिलर वे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ एक का है, विच इज एक सॉल्वेंट का हम ले रहे हैं, तो एक सॉल्वेंट का यहाँ से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और वो यहाँ पर इस पॉइंट पे रीच करेगा। सो दिस, ये पॉइंट किस चीज़ का है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, ये हमारे पास आ रहा है, और मोल फ्रैक्शन भी हमारी बढ़ रही है वहाँ पे, और एक ही चीज़ का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरी चीज़ तो हमारे पास क्या है, अगर हम सॉल्यूट के वेपर प्रेशर की बात करें, वो तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, जीरो, क्योंकि वो किस फॉर्म में था, वो नॉन वॉलेटाइल फॉर्म में था, उसके तो वेपर्स बनेंगे ही नहीं ना, और जिस चीज़ के वेपर्स ही नहीं बन रहे उस चीज़ का प्रेशर भी नहीं होगा, वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। सो दिस इज द ग्राफ। ठीक, लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म विच इज CH Cl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन विच इज CH2Cl2 एट 298 केल्विन एट 200 mmHg एंड 415 mmHg। मतलब यहाँ पर मेरे को P0 ऑफ CH Cl3 गिवन है, कितना, 200, और हमारे पास P0 ऑफ CH2Cl2 गिवन है विच इज 415। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ऑफ CH Cl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। मतलब यहाँ पर मेरे को गिवन मास है ये, दिस इज गिवन मास ऑफ CH Cl3 एंड 40 ग्राम इज गिवन मास ऑफ CH2Cl2, और कैलकुलेट क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमें पता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट इंटू X2। ठीक है, तो पहले तो हमें X1 और X2 चाहिए। X1 और X2 हमारे पास कहाँ से आते हैं, अगर मैं एक्सप्रेशन बताऊँ, X1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो पहले मुझे N1 की ज़रूरत है। N1 यहाँ पर क्या होगा, दिस विल बी 25.5 CH Cl3। मतलब गिवन मास क्या है, 25.5
5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा CH Cl3 का, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड करूँगी तो वो आएगा 119.5, ठीक है। इन द सिमिलर वे N2 भी मैं ले सकती हूँ। N2 मेरे पास क्या है 40 ग्राम, ये मैंने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। देखो ये CH2 Cl2 का मैं यहाँ पर बता देती हूँ किस तरीके से होगा एक क्वेश्चन में। CH2 Cl2 का देखो 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो वो हो गया मेरे पास 2 प्लस 2 क्लोरीन है 35.5 इंटू 2। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो मेरे पास आएगा 85 ग्राम पर मोल, ठीक है 85 ग्राम। तो यहाँ पर 40 अपॉन क्या हो जाएगा 85। इन द सिमिलर वे मैंने ये CH Cl3 का भी कैलकुलेट किया था। इनको डिवाइड करके मेरे पास जो आना चाहिए वो होगा दिस विल बी 0.213। कैलकुलेशन मैं आपको नहीं करके दिखा रही, आपको आती है, और इसका आएगा 0.470। अब ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.470, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करके मेरे पास आना चाहिए 0.312। x1 आ गया, x2 इजीली निकल सकता है 1 माइनस x1 से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.312। तो ये किसके इक्वल आएगा मेरे पास 0.688। मेरे पास x1 की वैल्यू भी निकाल दी मैंने और x2 की वैल्यू भी निकाल दी। अब हमें पता है अगर मुझे यहाँ पर निकालना है PCHCl3, ये निकालना है अगर मुझे, तो PCHCl3 किसके इक्वल है P0 CHCl3 इंटू XCHCl3। तो यहाँ पर ये मैंने कैलकुलेट करा हुआ है, ये मेरे पास कितना था मैंने अभी बताया था तुम्हें 200, तो ये हो जाएगा 200 इंटू XCHCl3 कितना आया 0.312। तो इसको कैलकुलेट करके मेरे पास आ जाएगा 62.4। दिस विल बी 62.4। इन द सिमिलर वे मैं P फॉर CH2Cl2 निकाल सकती हूँ इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा P0 CH2Cl2 विच इज 415। तो ये हो जाएगा 415 इंटू x कितना आया मेरे पास फॉर CH2Cl2, ये आया मेरे पास ये 0.688। तो ये 0.688, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आना चाहिए 285.5। अब P टोटल किसके इक्वल होता है PT होता है PA प्लस PB, और PA और PB मैंने निकाल दिया विच इज P0 इंटू एक्स वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 62.4 प्लस 285.5, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 347.9, ठीक है। ये मैंने यहाँ से PT कैलकुलेट कर दिया। अब सेकेंड पार्ट है मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये देखो y1 और y2। तो y1 इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 अपॉन टोटल प्रेशर, ईजिली निकाल सकते हैं आप y1 और y2। थोड़ा सा अगर मैं आपको डिफरेंट पेन से बना देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, या रेड पेन से कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है तो मुझे एक ही साइड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी y फॉर CHCl3, y फॉर CHCl3, ये किसके इक्वल आ जाएगा इज इक्वल्स टू PCHCl3 अपॉन P टोटल। तो PCHCl3 कितना आया था 62.4, ये देखो ये निकाला है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 62.4 और PT मैंने अभी निकाला है, P टोटल क्या है जस्ट 347.9। तो ये किसके इक्वल आ रहा है 0.18 के। इन द सिमिलर वे मैं y फॉर CH2Cl2 निकाल सकती हूँ यहाँ पर, ओके। तो PCH2Cl2 कितना आया था मेरे पास यहाँ पर PCH2Cl2 आया था 285 अपॉन टोटल इज 347.9, ये किसके इक्वल आना चाहिए 0.82 के। तो मैंने यहाँ पर y1 और y2 भी निकाल दिए। तो आपको बस फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज लगाने आने चाहिए। एंड प्लीज़ अगर तुम न्यूमेरिकल मेरे साथ बैठ के सॉल्व कर रहे हो, खुद भी साइड बाय साइड नोटबुक में लिखो, कैलकुलेशन करो। मेरा तो कैलकुलेटेड है, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी अगर हम कैलकुलेशन पार्ट भी करेंगे यहाँ पर। सो
अपने मतलब साथ के साथ तुम कैलकुलेशंस किया करो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मेरे साथ साथ किया करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कवर कर देंगे। एंड उसके बाद हमारा सिर्फ एक लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट या जेईई में पूछे जाते हैं। तो वो लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आई होप कि आप सबको जितना मैंने कराया है आप उसको साथ के साथ कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है। ठीक है, पीपीटी जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नीचे कमेंट ज़रूर किया करो। थैंक यू सो मच।